जैसे मोनेस्ट्री को लद्दाख और हिमालयन बेल्ट में गोनपा कहा जाता है। अब इसको हम ट्रांसलेट करें तो एक एकांत स्थान या सॉलिटरी प्लेस को कहते हैं। जिसके जब ये बनाए जाते हैं तो इसका एक रेफरेंस लिया जाता है किस प्रकार से गोनपा बनाए जाएंगे, कहाँ पर बनाए जाएंगे। तो जब तिब्बतन दुलवा है वो मूल सर्वस्तिवादी विनय के ऊपर बेस है। इसमें कहा जाता है कि मोनेस्ट्री शुड बी, उसमें एक लिखा होता है टर्म ग्यंगटक, सो एक मेजरिंग यूनिट है। उसमें लिखा हुआ है कि लगभग 1 ग्यंगटक दूर होना चाहिए इनहैबिटेंट पैलेस से। अब हम ये माइल में कन्वर्ट करें तो लगभग हो जाता है कि 2 माइल जहाँ पर इनहेबिटेंट्स रहते हैं वहाँ से कम होना चाहिए। अब इतिहास में देखें तो ये मोनेस्ट्री कैसे बना, जैसे हम सबको याद है भगवान बुद्ध के समय से इसका रूपरेखा तैयार होना शुरू हो चुका था। जैसे कि उन्होंने वर्षावास किया था वेनुवान में, जेतवान विहार में। इसका जो फॉर्म होते हुए हमारे भारत में नालंदा महाविहार बना, उसी तरह विक्रमशिला बना और कई सारे इस तरह के महाविहार बनाए गए थे। अब इस ट्रेडिशन को जब यहाँ के लोगों ने अडॉप्ट किया तो सबसे पहले तिब्बत में लाया गया था। इसको आचार्य शंतराखिता ने ओदंतपुरी जो महाविहार था उसके नक्शे को लेते हुए एक मोनेस्ट्री बनाया गया था जिसको समय कहते हैं, जो सबसे पहले मोनेस्ट्री था। इसका जैसे भी स्ट्रक्चर है, जो भी कॉन्सेप्ट था, वो सब कुछ इंडिया के जो उस समय के विक्रमशिला मोनेस्ट्री था वहाँ से अडॉप्ट किया गया था। अब लद्दाख पे आते हैं। लद्दाख में जो बुद्धिज़्म था सबसे पहले वो तिब्बत से नहीं आया था। वो हम सोर्स को जब खंगालते हैं तो ये इंडिया से, मेनलैंड इंडिया से आया था और खासकर कश्मीर से आए थे। कश्मीर से जितने भी आए थे उसका सोर्सेज हमें एकदम प्रूफ है, हम प्रूफ भी कर सकते हैं, इतना तक तो हमें पता है। पिछले कुछ साल पहले आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो यहाँ की विंग है उन्होंने एक जगह ढूंढा है सुरू वैली में, एक रूइंस है। उनके अनुसार ये अशोक के टाइम का एक विहार का अवशेष है। उसके अलावा यहाँ पर लोकल ट्रेडिशन में एक स्तूप है संस्कार में जिसको हम कनिष्क स्तूप कहते हैं। लोकल लोग मानते हैं कि ये कनिष्का के टाइम पे बनाए गए थे या उनके कुछ जो अनुयायी होंगे या जिसको सेंट्रल एशिया में भेजे होंगे उन्होंने इसको इनका कंस्ट्रक्शन किए थे। और एक है तिरी में जिसको मानते हैं कि लोग ये अशोका के टाइम पे बनाए गए थे, परंतु वो बहुत छोटे से हैं। ये हो गया एक ऊपर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। जैसे कि हमको पता है लगभग 13वीं शताब्दी में कश्मीर में जब इस्लाम का उदय हुआ आया था, उससे पहले तक तो लद्दाख का रिलेशन कश्मीर के साथ था। यहाँ के जैसे कि यनमा मोनेस्ट्री बनाए थे, कश्मीर अलची का एक मोनेस्ट्री बनाए थे जैसे कि सर ने बताए थे। उसमें लगभग 32 कारीगरों को लाया गया था जिन्होंने ये सारी चीज़ें बनाई थी मोनेस्ट्री। उस टाइम के लगभग हम 40 से 45 इस प्रकार के ज़्यादातर तो अवशेष ही हैं। उस तरह के कंस्ट्रक्शन अभी भी देखे जा सकते हैं, परंतु मुश्किल यह है कि उन सब के इतिहास हमें मिलना बहुत मुश्किल है। जैसे कि अलची में है लगभग 10 के करीब इंस्क्रिप्शन है, उससे लगभग थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाता है कि उस टाइम क्या हुआ होगा। ये हो गया, अब इतिहास में मैं छोड़ देता हूँ। इसके पश्चात हमारा रुख जो लद्दाख का रुख था तिब्बत की ओर मुड़ना शुरू हो गया था, क्योंकि जो ट्रेडिशन हम एडॉप्ट कर रहा था कश्मीर से उसका लगभग वहाँ से लुप्त हो चुका था। अब यहीं पर रुकते हैं। अब दूसरे तक जब मोनेस्ट्री की बात आते हैं तो लद्दाख में आप मोटे तौर पर 3 भागों में बांध सकते हैं। जैसे कि एक छोटा सा होगा देवालय जिसको हम कह सकते हैं, हम यहाँ पर लाखंग कहते हैं उसको। एक देवता होगा, एक छोटा सा उसका एक कमरा बना होगा, एक ये हो गया। दूसरा होगा हम युलगोन कहते हैं, एक छोटा सा गाँव या बड़ा सा गाँव होगा, उसमें एक बड़ा सा मोनेस्ट्री होगा। एक होगा सबसे बड़े मोनेस्ट्री जो एक पर्टिकुलर सेक्टर का होता है, जैसे कि हम हिमिस को ले सकते हैं, उसको मागोन कहा जाता है। जैसे कि लाखंग में होगा, आप किसी भी लद्दाख के गाँव में चले जाइए वहाँ पर एक लाखंग या येनेस्कंग मिल जाएंगे। उसी तरह युलगोन जो है
इनमें जो मॉन्क्स भेजे जाते हैं, जैसे कि हमारा हिमिस मॉनेस्ट्री हो गया, उनके अंदर लगभग अभी तक 47-8 के करीब मॉनेस्ट्रीज उनके अंदर आते हैं, जिनको हम मागोन कहते हैं। वो लोग मॉन्क्स को भेजते हैं दूसरे युलगोन या बहुत सारे जो उससे भी छोटे छोटे मॉनेस्ट्रीज है। उसके पश्चात जो ज़्यादातर जो लखंग होता है उनमें एक पर्टिकुलर मंक नहीं रहते हैं। ये चीज़ें हैं। फिर दुलवा में कहा गया है कि मॉनेस्ट्री कहाँ पर बनाना चाहिए। दुलवा जैसे मैं अभी कोट कर रहा था मूल सर्वस्तिवादी विनय में, उसमें कई सारे पॉइंट्स दिए गए थे कैसे बनाना चाहिए, कि कौन से पर्टिकुलर जगह पे होना चाहिए ये चीज़ें। अब जब कोई छोटा बच्चा मंक होना चाहते हो या भिक्षु बनाना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस क्या रहता है। सबसे पहले मान लो वो 6 साल का है, वो मंक भिक्षु बनाना चाहते हैं तो वो उनके माता पिता उनको किसी मॉनेस्ट्री में ले जाएंगे, और रिफ्रेशमेंट होगा थोड़ा सा। फिर उसके बाद एक हेयर कटिंग सेरेमनी होता है। उसका ये मतलब होता है कि इसके बाद इन्होंने जो वर्ल्डली लाइफ को है उसको त्याग दिया, एक मॉनेस्ट्री का हो गया। उसके हेयर कटिंग के साथ उनका अलग से नामकरण भी होता है। उसका पहले जो नाम था उसको रखेंगे और दूसरा नाम उनको दे देंगे। ये है। उसके बाद कुछ टाइम पढ़ने के बाद उसका एक स्टेज आता है श्रामनेर। ये तो पाली ट्रेडिशन में भी है और दूसरे ट्रेडिशन में। और उसके बाद लगभग वो 20 साल के हो जाएंगे तो वो भिक्षु बन सकते हैं। ये उसके चॉइस पर निर्भर करता है। अब एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पे आते हैं। तो जब इस तरह के बच्चे, छोटे से बच्चे जब मंक बनने के लिए मोनेस्ट्री में जाता है तो सबसे पहले उसको एक काम दिया जाता है, जैसे कि टी सर्विंग करना। ये बेसिक होता है, मतलब छोटे से जगह से कैसे कैसे ये चीज़ें करना होता है। उसके पश्चात कुछ साल रहेंगे, पढ़ाई करेंगे, ये साथ में कम करते रहेंगे। उसके बाद तुंगपा करके कहता है। अब बड़ा सा आपको ब्लोइंग वो वाले देखे होंगे, लद्दाख में काफ़ी होता है। उसके बाद उसके नेक्स्ट उस चीज़ को सिखाया जाता है उनको। जब उसमें भी मास्टरी करते हैं तो अदर इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे देखे होंगे, उसका भी एक स्टेजेस करके उसके बाद आता है। उसके बाद आता है उनका गेस्कोस। गेस्कोस यानी जो असेंबली हॉल में डिसिप्लिन वगैरह को देखते हैं, उसका भी अलग से स्टेज है। लगभग ये चीज़ें डिपेंड करता है कि उसका जब उनको अपॉइंट किया जाता है या उनका चयन होता है तो वो कितने साल के लिए, कई बार तो उनके 2-3 साल के इस तरह आगे बढ़ते रहते हैं। उसके बाद उमजत और उमचुंग आता है। जैसे कि असेंबली हॉल में जब सब लोग गैदर होता है तो कोई प्रेयर पढ़ना होता है तो उससे को इनिशिएट किया जाता है, उसको कहते हैं उमजत या उमचुंग। उमचुंग वो होता है जो जब उमजत के एब्सेंट में वो पढ़ाए जाएंगे। ये तो जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट होता है जो प्रेसिडेंट की जगह पे काम करते हैं। उसके बाद आता है छकजोत, जो मोनेस्ट्री के जो ट्रेजर्स है और उसके मैनेजमेंट का काम है वो सब यहीं देखते हैं। उसके बाद आता है लोपन। ये हो गया सिर्फ एक ही आदमी होगा जिसको हम अबोट कहेंगे या माडादीश कह सकते हैं। और कई सारे गुनपाओं में ये सब हेड करता है एक रिम्पोचे, एक इनकारनेट लामा। तो इसमें भी जब मंक बनते हैं जब छोटे से बच्चे, तो उनका उनका लाइफ में, उनके लाइफ का एक दो पैरेलल जगह चलता है। मतलब वो हाँ ओके थोड़े से है, 2 जगह पे वो चॉइस कर सकता है। एक उसके टीचिंग में होगा, एक तो जो कर्मकांड वगैरह होता है उसमें होगा। तो जितने भी सारे टेक्निक्स है और चीज़ें बताए गए थे, यहाँ के लोग मानते हैं और जितने भी वो लोग मानते हैं, ये नालंदा ट्रेडिशन का एडोप्ट किया हुआ है। बहुत सारे लोग इनको, वो लोग मानते हैं कि हमने जो जितने भी नालंदा का ट्रेडिशन था उस टाइम का, वो सब हमने एडोप्ट करके रखा है, अभी तक संजोए रखा है। और इसमें सेक्ट की बात आया था, इसमें लगभग 4 है सेक्ट। मैं इसको थोड़ा सा संक्षेप कर देता हूँ। निंगमा, साक्या, काग्यू एंड गेलुक। निंगमा संप्रदाय का शुरुआत हुआ था आचार्य शंतरकी था, जो विक्रमशिला से था शायद। फिर उसके बाद साक्या संप्रदाय, उनका शुरुआत हुआ था वीरूपा से। उसी तरह काग्युत्पा है, तिलोपा, नारोपा, ये जो इंडियन मास्टर था वहाँ से हुआ था। और कदम्पा और जो जिसको गेलुक कहते हैं, उनका शुरुआत हुआ था आतिशा से। ये सब इंडियन मास्टर थे। धन्यवाद।